Hello everyone, welcome to the platform of Career with Rajratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड एक बहुत पुराना मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो आज इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें हम जानकारी लेंगे कि कैसे लाइन क्या होती है हमारी, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब मतलब किस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। डेफिनेशंस में जैसे लाइन की क्या डेफिनेशन होती है या पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉइंट की डेफिनेशन है ये, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, इसका क्या ही पार्ट होगा, सिर्फ एक ये पॉइंट ही होगा, ठीक है। इसका कोई पार्ट नहीं हो सकता। दूसरी डेफिनेशन है लाइन की, लाइन इज अ लाइन इज ब्रेथ की स्पेलिंग सही है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। इसका क्या मतलब है, जैसे होती है हमारी लेंथ, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक लाइन होगी। अब इसकी कोई ब्रेथ नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि पॉइंट हमारा क्या होता है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। ये इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, आगे काम आएंगे। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, ठीक है। जो लाइन के एंड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉइंट्स। जैसे कि ये लाइन है, एक ये एंड है इसका, एक ये एंड है, ये दोनों क्या है, हमारे पॉइंट्स है। स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज, अ लाइन विच लाइज इवनली with the points on itself, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। और सरफेस क्या होता है हमारा, जिसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। सरफेस इज डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है जी। सरफेस क्या होती है, जिसके बाद लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। जो सरफेस की एज होती है उन्हें हम लाइन बोलते हैं। द एज ऑफ अ सरफेस, edges of a surface are lines। और भी है कोई डेफिनेशन, पॉइंट की हो गई, लाइन की हो गई,
ये स्ट्रेट लाइन होगी, सरफेस हो गया, एज इज हो गए। एक और लिख लेते हैं प्लेन सरफेस की। ठीक है, ये करो जल्दी से। डेफिनेशन, plane surface is a surface which lies evenly which lies with the straight line. The straight line not itself. ठीक है, ये थी कुछ डेफिनेशन। ठीक, इसमें यही है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कुछ डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कुछ थोड़े बहुत और भी चीजें हैं तो याद करने वाली ज़्यादा है कि एक्सियम्स और इसमें पोस्टुलेट की बात होगी। ठीक है, तब बात करते हैं हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट की। एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं? एक्सियम्स और पोस्टुलेट होते हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कुछ। ठीक है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट इस चैप्टर में इन्हीं के ऊपर है ये चैप्टर पूरा, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ये क्या है हमारे, ये दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब हर जगह सही है। इन्हें हम ये नहीं कह सकते ये मेरे हिसाब से सही है या तेरे हिसाब से, सबके हिसाब से ठीक होंगे ये। लेकिन एक्सियम्स और पोस्टुलेट में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना फ़र्क है, एक्सियम्स को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सियम्स को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो पोस्टुलेट है हमारे उनको हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो पोस्टुलेट को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? इन ज्योमेट्री। मतलब कुछ रूल्स बनाए थे उसने, उनमें रूल्स में क्या लिख दिया, कहीं पर एक्सियम्स और एक जगह पोस्टुलेट। पोस्टुलेट में क्या हो गया, पोस्टुलेट बनाए उसने सिर्फ ज्योमेट्री के लिए कि जो हम ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हैं, और उसने एक्सियम्स बनाए कि हम ये मैथ में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एवरीवेयर इन मैथ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। इन्हीं के ऊपर अब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, पहले हम एक्सियम्स पढ़ेंगे, फिर पोस्टुलेट पढ़ेंगे कि ये क्या है, और फिर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट पता लग गया। कोई पूछता है एक्सियम्स क्या होते हैं, कि जो एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सच है वो। पोस्टुलेट क्या होते हैं, जिनको हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, मतलब ज्योमेट्री के लिए वो सच है। ठीक है, तो यूक्लिड की डेफिनेशंस हमने पीछे कर ली सारी, जो हमें लगी मेन मेन है वो हमने सारी कर ली। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और थी, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। एक्सियम्स पता लग गया क्या होता है, पोस्टुलेट पता लग गया कौन से होते हैं। अब क्या है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक्सियम्स क्या क्या हैं, फिर देखते हैं पोस्टुलेट क्या क्या होंगे। ठीक है, उनकी बात करते हैं अब। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्सियम्स की। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है जितना मैं पढ़ा दूं, उसके बाद कुछ मत करना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें ये भी याद रखना है कि ये क्या है, एक्सियम वन। ठीक है, क्योंकि हम बाद में ये नहीं करेंगे पूरी लाइन लिख के आएंगे वहां पर, हम सीधा ब्रैकेट में लिखेंगे बाय एक्सियम वन। ठीक है, लेकिन बस ये याद होने चाहिए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर। आर इक्वल टू वन अनदर। आया इसका मतलब समझ में? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मतलब है कि अगर ए बी या फिर ऐसे लेते हैं, अगर ए हमारा बी के इक्वल है और ए हमारा सी के इक्वल है, ठीक, क्या मतलब है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। जैसे ये बी भी हमारा ए के इक्वल है, सी भी हमारा ए के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि बी वी फिर किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। ठीक है, इस एक्सियम का मतलब ये है, और ये हर जगह ट्रू है। पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज कर लो, ये ट्रू ही होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ठीक है, जैसे ये बी है, ये बी इसके इक्वल है, ये सी है, ये बी ए के इक्वल, सी के ए के ही इक्वल है। इसका मतलब है समझ में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये दो चीजें हैं, दोनों सेम उसके इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो पहला एक्सियम हमारा ये है, और ये इस तरह से ही याद रखना है कि एक्सियम वन हमारा क्या था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आगे तो हम डायरेक्ट एक्सियम वन लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक, सेकंड एक्सियम पर आते हैं। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, if equals are added to equals the whole are equal। ठीक है, अगर हम इक्वल ऐड करते हैं दोनों साइड तो उसके जो होल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कैसे? अगर इधर ए बी है और इधर मैं लिख दूं बी सी, कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें इक्वल आर एडिड, अगर मैं इसमें टू ऐड कर दूं और इधर भी टू ऐड कर दूं तो ये दोनों तब भी बराबर रहेंगे। अगर मैं इक्वल ऐड करता हूं दोनों साइड तो तब भी वो जो होल आंसर आएगा वो कैसा रहेगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है, आए समझ में कि इफ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ऐसे ही सब्ट्रैक्टेड के लिए होगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। आगे समझ कि अगर ऐसे ही जैसे हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड तो वो भी कैसा होगा? हमारा इक्वल होगा। थिंग्स नेक्स्ट है हमारा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ई वन अनदर। कोइंसाइड एस की जगह सी होगा शायद। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमारी लाइन है ए सी। अब ये क्या है? कोइंसाइड मतलब इसके ऊपर एक और चुपकी हुई है ऐसे। अगर मैं यहाँ पर बीच में बी लाइन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्या ऐड कर दी मैंने यहाँ पर? बी लाइन। तो ये जो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर,
जैसे ये हमारी ए सी लाइन थी, इस पर हमारी दो लाइन कोइंसाइड कर दी हमने, एक ए बी और एक बी सी, इस तरह से ए बी बी सी। ठीक है, ये दो लाइन है ए बी और ये ए बी प्लस बी सी। तो हमारा होगा क्या, जो हमारी ए बी प्लस बी सी है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। इसका मतलब ये है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक ए सी लाइन थी हमारी सिर्फ, ठीक, ए सी लाइन थी, अब इस पर हमने दो लाइन कोइंसाइड कर दी, ए बी और बी सी। ठीक, तो हमारा क्या हुआ कि ए बी और बी सी जो होंगी दोनों, वो किसके बराबर होंगी, ए सी के। इसका मतलब ये था थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आगे समझ। वरना ये देखो, ये एक लाइन है जैसे ए सी लाइन है, अब इसके ऊपर यहाँ पर अगर हम एक बी पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे पास दो लाइन होगी, एक ए बी और एक ये बी सी। ठीक है, अब ये जो दो लाइन है ये पूरी किसके इक्वल होंगी, ए सी के। वही हमने लिखा था, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ए बी प्लस बी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के, क्योंकि ये क्या है, इससे कोइंसाइड हो रही है। ये याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आ जाएगा यहाँ पर तो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसका तो सबको पता ही है कि जो होल होता है वो किस्सा एक पार्ट से ज़्यादा होता है। अब अगर मैं इस रूम में खड़ा हूँ, अगर इसमें ये चेयर हैं, अगर जितनी भी चेयर्स हैं वो इस पूरे कमरे से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, या फिर ये तो चलो बेकार एग्जांपल हो गया, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये होल नंबर्स हैं, ठीक है, अब इसके मैंने कुछ पार्ट्स ले लिए कि होल नंबर लिखो 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक हमने लिख दिए। तो ये क्या, ये एक होल नंबर का पार्ट है, तो होल तो इस हमेशा ज़्यादा ही होगा, जो हमारा पूरा है वो किसी एक पार्ट से तो ज़्यादा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक्सियम्स हैं, ये कहीं पर गलत नहीं होंगे अब। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। दो और हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये हो गए। आगे सिक्स्थ और सेवन दो एक्सियम और हैं, उसके बाद पोस्टुलेट करेंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ए हमारा विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ए हमारा इसके डबल है और ए हमारा इससे भी डबल है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ए के ही डबल हैं ये दोनों, तो हमारे ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आए समझ में, नहीं तो सॉल्व करके देख लो। जब हमने कहा ये इसके बराबर ये इसके बराबर, हमने पहला एग्जाम पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये 2 से 2 तो बी इक्वल टू सी खुद ही आ जाएगा, वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि जो अगर वेट ही देख लो, अगर 10 किलो है, मेरे पास 10 किलो है और किसी और के पास 20 किलो है, ठीक है, तो मेरे से डबल है उसके पास, ठीक है, और कोई तीसरा है उसके पास भी 20 है, तो उसका उसका भी मेरे से डबल है, तो उन दोनों का वेट कैसा हुआ, सेम हुआ ना उन दोनों के पास। तो इसी तरह से कैसा है कि अगर
डबल है किसी दो के पास, ठीक है, वो भी मेरे से, तो वो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, लास्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, इसके जैसा ही है लगभग, इसमें डबल था, इसमें क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वो भी दोनों इक्वल ही होंगे, अगर किसी के पास 5-5 किलो होगा तो वो भी तो दोनों इक्वल ही हुए, आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्स थे जो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और हम मैथमेटिक्स में इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुछ पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट क्या है, जो सिर्फ हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे, जो ज्योमेट्री के लिए ठीक है। ठीक है, एक बार ये करो। चलो, अब पढ़ते हैं कुछ पॉस्टुलेट्स कि इसके पॉस्टुलेट क्या है। 5 ही पॉस्टुलेट है वैसे तो मेन। इसी अगले पेज पे कर लेते हैं। पॉस्टुलेट 1, एग्जाम भी याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 से, और पॉस्टुलेट भी ऐसे ही याद रखने हैं 1 2 3 4 5 से, कि फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो पहला क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू एनी पॉइंट। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एनी भी आएगा, एक ये पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट ये है, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच सकती है। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस तरह से ये कह रहे हैं। अगर 3 पॉइंट्स का हम ले लें कि 3 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचेगी, एक ABC, हो सकती है स्ट्रेट, नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी आ गई ना। या तो इन दो के बीच में एक स्ट्रेट खिंच जाएगी कि A और C एक स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर A और B के बीच में होगी कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एक स्ट्रेट लाइन जो भी हमारी ड्रॉ होगी फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ही हो सकती है, मतलब 2 पॉइंट के बीच में ही होगी वो, कोई तीसरा पॉइंट नहीं आएगा उसमें, मतलब उसके अंदर आ सकता है ऐसा नहीं है। जैसे AB है, जो हमारी लाइन है वो तो मिलती पॉइंट से बनकर है, कुछ भी यहाँ पर लिखते चले जाओ, लेकिन ये पॉसिबल ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही ऐसा हो, हमने तीसरा पॉइंट कहीं और ले लिया फिर तो नहीं बनेगी ना स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये इन्होंने पहला पॉस्टुलेट बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ही बनेगी। सेकंड है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू। ये क्या है, ये पॉस्टुलेट है, इसका एक एक्सियम है, इस पॉस्टुलेट का भी एक्सियम है एक। वो एक्सियम से तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स
there is a unique line, there is a unique line that passes through, that passes through them. ठीक है, आया इसका मतलब समझ? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इनसे एक यूनिक लाइन ही पास हो पाएगी। ठीक है, इन दो पॉइंट से क्या होगा, एक यूनिक लाइन ही हमारी पास हो सकती है। एक पॉइंट से हमारी कितनी भी लाइनें पास हो जाएंगी, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, कितनी भी, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास होगी। ठीक है, ये चीज समझने वाली है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो जाएंगी, ये भी किधर भी कर दो इस पॉइंट पे वो। ठीक है, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास होगी, दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ। तो एक पहला पॉस्टुलेट हो गया हमारा। सेकंड पॉस्टुलेट पढ़ते हैं क्या है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. अ terminated line can be produced indefinitely. इसका मतलब क्या है, एक ये लाइन है, ये इधर भी हम कितनी भी इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, और इस पॉइंट को यहाँ से भी, लाइन को, टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, ठीक है, लाइन क्या होती है हमारी, इंडेफिनेट है, कितनी भी बढ़ाते चले जाओ, इधर भी कितनी भी इंक्रीज कर दो इसको। तो यही कह रहे हैं ये कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो है वो क्या है, वो प्रोड्यूस हो सकती है इनफाइनाइटली। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया। थर्ड देखते हैं क्या है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius. सर्कल जो है वो कहीं पर भी ड्रॉ हो सकता है जिसके पास सेंटर और रेडियस हो। अब जैसे ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस, ये बना दिया एक सर्कल। ठीक है, कहीं पर भी रख दो, अब यहाँ से ये एक सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, तो सर्कल क्या है, वो किसी भी सेंटर से और उसकी रेडियस से वो बन सकता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, तीन पोस्टुलेट हो गए हमारे, इसी पे आ जाएंगे दो भी। चलो, फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बात है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो तो सीधी सी बात है, सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, सब 90 डिग्री के ही होते हैं राइट एंगल तो। ठीक है, ये हो गए हमारे चार। लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये चार हो गए, अच्छे से आगे समझ में। लास्ट वाला पोस्टुलेट पढ़ते हैं अब एक बार। चलो, पोस्टुलेट 5 एक बार पहले से समझ लेते हैं। Postulate 5. If a straight line falling on two straight lines making the interior angle on the same side,
of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. आ गया ना पूरा समझ में? बिल्कुल भी नहीं आया. एक ये लाइन हमारी है और एक हमारी ये लाइन जा रही है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक, ये क्या है, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो दो लाइंस को पास करती है एक साथ. अब इसके ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ये एंगल 3, ये एंगल 4. तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इनके एक साइड के, जैसे ये एंगल 1 है प्लस एंगल 2 करें और इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें, ठीक है, जिसका सम लेस देन 180 आएगा, जिसका सम लेस देन 180 आएगा, लेस देन 180, इन दोनों में से जिसका भी सम लेस देन 180 आएगा, तो ये जो हमारी लाइन है इनडेफिनेटली जो जा रही है, ये एक जगह जाकर मीट करेगी. ठीक है, एक जगह जाकर ये मीट कर जाएंगी, जिसका सम 180 से कम होगा वो वाली लाइन. ठीक है, अब आ गया होगा समझ में कि ये जो इसके इंटीरियर्स एंगल्स हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर ये 180 से कम आते हैं या फिर ये 180 से कम आता है, जो भी साइड 180 से कम आएगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं पर जाकर ये आगे जाके मीट कर जाएगी. ठीक है, ये आगे जाकर मिल जाएगी. ठीक है, ये तो होगी मैथमेटिक की. अब इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन लिख लो एक बार. इंग्लिश की डेफिनेशन है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इफ अ falling on two straight lines, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे फॉल कर लेती है, मतलब वो ट्रांसवर्सल वाली, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, makes the interior angle on the same side of it taken together. अगर दोनों को एक साथ लें, taken together less than two right angle, less than टू राइट एंगल. टू राइट एंगल का मतलब क्या है, 180 डिग्री. then the two straight lines if produced infinitely, if produced indefinitely meet on that side. ठीक है, तो वो उस साइड जाकर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी. meet on that side on which the sum of angles less than 180 डिग्री. ठीक है, जिनका सम लेस देन 180 डिग्री या फिर टू राइट एंगल से लिख दो, एक ही बात है. तो वही बात है जो मैंने अभी बताया था मैथमेटिकली, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइंस को के ऊपर ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो उनके जो इंटीरियर्स एंगल होंगे, उनके जो इंटीरियर्स एंगल होंगे वो भी सेम साइड के, अगर हम उनको एक साथ लें, अगर हम उनको एक साथ लें लेस देन द टू राइट एंगल्स. ठीक है, मतलब अगर जिसका भी वो
लेस देन 2 राइट एंगल्स के होगा, 2 स्ट्रेट लाइंस में से, तो वो क्या होगा, वो मीट कर जाएगी जिस साइड वो कम होगा। ठीक, यही चीज़ थी। तो ये हमारे 5 पॉस्टुलेट थे। ये एक तो वो था कि स्ट्रेट लाइन, वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर एक पॉइंट है तो उससे कितनी भी लाइन प्रोड्यूस हो सकती है। टर्मिनेटेड लाइन वो इंडेफिनेटली कहीं पर भी जा सकती है। सर्कल वो किसी भी एक सेंटर से और एक रेडियस इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी। और सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि 90 डिग्री होते हैं। और ये वाला मैंने समझा दिया कि इंटीरियर एंगल जो 180 से कम होगा वो कहीं पर जाकर मीट कर जाएगा। ठीक है। अब इसका एक दो एग्जांपल है, वो कर लेते हैं। चलो एग्जांपल 1 देखते हैं इसका। ये हो गया हमारा। इसमें सारे मैं ही कराऊंगा, एग्जाम्पल भी सारे करा दूंगा इसमें। एग्जाम्पल 1, तो बस एक बार ही समझ लेना, देख देख के फिर कर लेना। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ये कह रहे हैं अगर ए बी और सी 3 पॉइंट हैं एक ही लाइन पर, और बी जो है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है। चलो, ए बी सी 3 पॉइंट है। हमको ये एक तरह से ये मान लो एक ये लाइन दे रखी है, ए और सी इस पर एक पॉइंट है, ए और सी पर ये लाइन बन रही है, और बी क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड कर गया। ठीक है, इसी पर कर। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कौन सा एग्जाम पढ़ा था हमने, ये वाला एग्जाम में हमने पढ़ा था ना कि अगर एक लाइन वो कोइंसाइड कर रही है तो क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। ये हमने पढ़ा था एग्जाम 4 में। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ए सी जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ए बी प्लस बी सी के। इन द फिगर ए सी कोइंसाइड विद ए बी प्लस बी सी, इन दोनों के साथ कोइंसाइड कर रहा है ये। ठीक है। और फ्रॉम एक्सियम 4, फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 4 में तो हमने पढ़ा था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर इक्वल टू वन अनदर, ऐसे ही लिखा था ना, कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है जी। यही था यूक्लिड 4, ओ एक्सियम 4 हमारा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, देयर फोर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। चलो एग्जाम्पल 1 तो ऐसे ही हो गया। अब एग्जाम्पल 2 हो गया। ये इतना ही लिख देना बहुत है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो गया है। या फिर इसमें हम वो अज्यूम करके भी कर सकते थे
कि हमने अज्यूम कर लिया एक और पॉइंट है, बेकार है, ऐसी ठीक है। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल टू है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कोई भी एक लाइन पर क्या हो सकता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हमने लाइन सेगमेंट ली, ये ए बी। ठीक है, ए बी हमने एक क्या ली, एक लाइन सेगमेंट ली। ठीक है, अब इससे क्या बनाएंगे हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलो, एक बार बी से ड्रॉ करते हैं जिसमें ए सेंटर हो जाएगा, ए से करेंगे जिसमें बी सेंटर हो जाएगा। वाह, व्हाट अ सर्कल। ठीक है, थोड़ा बहुत खराब ही बनेगा, मेरे पे तो सही बनेगा भी नहीं। ज़्यादा बड़ी लाइन बना रहा हूँ मैं। ये है, चलो, ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, चलो बन गया अब ये सर्कल। ठीक, जिसमें ए सेंटर है और बी हमारा कोई पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, अब एक सर्कल बना रहे हैं हम इधर से। ये पता नहीं, कुछ तो बन गया। देख लो भैया। ठीक है, एक वो सर्कल बन गया और एक हमारा ये बन गया। जिसमें कि हमारा ए सेंटर है उस सर्कल के लिए, और बी सेंटर है इस वाले सर्कल के लिए, ए सेंटर है इस वाले सर्कल के लिए, और ए बी क्या है हमारा, रेडियस है। ठीक है, ए बी क्या है हमारा, रेडियस है। अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ये हमारा जैसे फर्स्ट वाला है, और ये क्या है हमारा सेकंड वाला। ठीक, फर्स्ट वाले में ए हमारा क्या है, सेंटर है, ए सेंटर है, और ए बी हमारा इसका रेडियस है। ए सेंटर है, ए बी रेडियस है। अब इधर सेकंड वाले में देखें हम, सेकंड वाले में क्या है हमारा, बी हमारा सेंटर है, बी जो है वो हमारा सेंटर है, और रेडियस तो ए बी होगा। ए बी एस हो जाएगा। इसमें हमारा बी सेंटर है और ए बी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक सी पॉइंट पर ये ज्वाइन कर दिए। अब फर्स्ट वाले सर्कल में अगर देखें तो ए बी हमारा ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ए बी इक्वल होगा हमारा, फर्स्ट वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, और एक पॉइंट से रेडियस, अगर हम सेंटर से देखें किसी भी पॉइंट पे अगर हम टच करेंगे सर्कल को, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, तो वो इक्वल होगा। तो ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, और इधर अगर हम देखें तो ए बी हमारा बी सी के इक्वल है। ए बी हमारा बी सी के इक्वल है। अब हमने पहला एक्सियम, क्या पहला एक्सियम पढ़ा था शायद, पहला ही होगा कि अगर ए बी उसके इक्वल है और थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब बाय एक्सियम वन हमारा क्या हो गया,
पहले ये लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल है हमारा ए सी के और ए बी इक्वल है हमारा बी सी के। तो हमारा ए सी बी इक्वल हो गया किसके, बी सी के। और हमारी तीनों साइड इक्वल आ गई, आ गई नहीं आ गई, ए बी इक्वल ए सी के, ए और बी सी इक्वल ए सी के, तीनों साइड इक्वल आ गई हमारी। तीनों साइड इक्वल आ गई तो ये कैसा बन गया हमारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया हमारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब हमने क्या करा, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट है ये। लाइन क्या होती है हमारी, पूरी कितनी बड़ी लाइन होती है, हमने क्या उसमें से एक लाइन सेगमेंट लिया है सिर्फ, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लिया, उस पर क्या करा, दो सर्कल बना दिए दोनों पॉइंट से। बी पॉइंट से एक ये सर्कल, ए पॉइंट से ये एक सर्कल बना दिया। रेडियस उसकी ए बी है, सेंटर दोनों, एक का बी सेंटर है, एक का ए सेंटर है, ठीक। दोनों बनाए तो ये जो हमारा डायग्राम, ये जो हमारा ट्राइंगल निकला, ये कैसा निकला, इक्विलेटरल निकला, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और उससे एक्सियम 1 से हमने ये प्रूफ कर दिया। ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक लाइन सेगमेंट से। अब इसका क्या है, इसका ये तो हमने मैथमेटिकली ये सॉल्व कर दिया। अब क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट की वो पूरा वो दिखाना पड़ेगा ना कि हमने पहले क्या लिया, क्या बनाया उस तरह से। तो वो एक प्रूफ है, वो मैं अभी लिख कर दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर तुम सीधे सीधे उसे लिख लेना सिर्फ कॉपी पर। लेकिन याद इस तरह से ही रखना है कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, बनेगा किस तरह से, कि पहले एक लाइन सेगमेंट पर हमने दो सर्कल बना लिए, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट से, ठीक है, उसकी दोनों की वो ज्वाइन कर दिए फिर वहां पर उस पॉइंट पर। और फिर ये ए बी ए सी का इक्वल है एक फर्स्ट सर्कल में, सेकंड में ए बी जो है वो बी सी का इक्वल है। पता चल गया यहाँ से, तो ये पूरा हमारा हो गया फिर सॉल्व, ठीक है। अब मैं इसको एक बार इसे कर लो, फिर मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ पूरा, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अब इसका देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से हुआ है। सबसे पहले हमें ये गिवन था कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमें क्या प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट ए बी पर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी। हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करा जिसका सेंटर ए था, तो उसकी रेडियस क्या होगी हमारी, ए बी। हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करा था जिसका सेंटर बी था, उसकी भी रेडियस क्या थी, ए बी थी। और जब उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकला था दोनों सर्कल का, उसको क्या करा था हमने, फिर वो जोड़ दिया, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी एंड ए बी, ए सी एंड बी सी, यही करा था, ए सी एंड बी सी, ये कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं इसके प्रूफ पर। ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या होगा कि इन सर्कल विद सेंटर ए सी एक रेडियस है, तो ए सी ए बी के बराबर हुआ था, ठीक है। दूसरे बी में बी सी भी एक रेडियस हो गई। अगर वो सेंटर से वो एंड पॉइंट को टच कर रही है सर्कल के, तो वो क्या है, उसकी रेडियस है, तो बी सी भी ए बी के बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो तीसरी साइड ये दोनों भी बराबर होंगे, ए सी और बी सी भी, ठीक है। जब तीनों ही ये इक्वल हो गए, ए सी बराबर ए बी सी बराबर ए बी, तो ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब तीनों चीज़ें इक्वल, तीनों साइड जब इक्वल होगी तो हमारा ए बी सी क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। जिसने नहीं लिखा एक बार और देख लो कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, ये इसका प्रूफ है, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, एग्जांपल्स की लास्ट थ्योरम है ये, कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कि जो दो डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं वो क्या है, उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक बार उसको समझ लेते हैं कैसे। दो हमें डिस्टिंक्ट लाइन दे दी, एल और एम, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये कह रहे हैं कि दो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं इनके बीच में। जैसे कहीं पर जाकर अगर ये मिलेंगी तो इसके कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, दो। लेकिन हमें भी पता है कि अगर दो लाइन इस तरह से जा रही हैं तो इसका एक ही तो एंड पॉइंट होगा, एक ही जगह तो ये मिलेंगी, कॉमन पॉइंट एक ही होगा इनका किसी दोनों का,
ठीक है, ये एल है एक, ये एम लाइन है। तो हमने क्या करा, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इन चीज़ों को। हमने 2 पॉइंट ले लिए कि एक पी पर और एक क्यू पर, कि ये 2 जगह हमारी, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो 2 हो सकते हैं, एक पी और एक क्यू। वैसे तो नॉर्मली तो ये एक ही जगह से इंटरसेक्ट हो सकती हैं, जैसे पी पॉइंट हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, हमने फिर भी क्या करे, इसके 2 पॉइंट ले लिए कि पी और क्यू हमारे 2 पॉइंट हैं जो कि कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह अजम्पशन हमारा तब गलत हुआ जब हम किस पर पहुंचे, यूक्लिड के एक्सियम 1 पर। उसमें क्या लिखा था कि 2 जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उनसे सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। ठीक है, उनसे सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। तो हमारा अजम्पशन यहीं पर खत्म हो गया, यहीं पर हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं वो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है उनमें। ठीक है जी, अब इसका ये समझाने वाला पार्ट ये हो गया। अब एक बार इसका प्रूफ देख लो। ठीक है, ये आ गया ना समझ कि एक लाइन हमने एल ले ली, एक एम। तो ये है हमारी थ्योरम की 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो हमने प्रूफ करने के लिए एल और एम लिए थे। ठीक है, लेट अस सपोज दैट 2 लाइन इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी और क्यू हमने ले लिए कि 2 लाइन्स हैं उन पे पी और क्यू हमारे। सो देयर आर 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पी और क्यू, उससे अब 2 लाइन पास होने लगी। अब अगर हमारे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं पी और क्यू, तो उससे कितनी लाइनें पास हो रही हैं, अब 2 लाइन पास हो रही है ना, एक एल और एक एम। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि उस 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जंक्शन राउंड हुआ था। तो यही हमारा प्रूफ है। सिर्फ इतना ही याद रखना है जो मैंने बता दिया, कि बस उसको इंग्लिश में इस तरह से लिख देना। ठीक, 2 हमने लाइंस ली एल और एम। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है कि उनका सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। तो हमने क्या सपोज करा कि 2 लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से ले लिए, पी और क्यू। अब हमने पढ़ा है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हो सकती है। यहाँ पर 2 हो रही है, एक एल और एक एम। तो यहाँ पर हमारा जंक्शन गलत हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने ये बात लिखी है। ठीक, तो ये कर लेना। बाकी इसकी एक्सरसाइज बची है वो अगली क्लास में करते हैं। ठीक, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, और ऐसा ही ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा, लेकिन अब तक तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। आगे भी एक्सरसाइज भी आसान ही है थोड़ी, बस इसमें थियोरेटिकल ज़्यादा है। तो वो याद करेंगे, वो करते चलेंगे अच्छे से। बाकी मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।